से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था वो यहीं पे था, इसको ध्यान से आप समझिए। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि पहचान, सबसे पहले कोई भी ट्रांसलेशन आपके सामने आता है उसकी पहचान कीजिए। हिंदी में कोई भी ट्रांसलेशन है उसकी पहचान कीजिए कि ये किस टेंस का है, ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, थे, हम, जो भी। नमस्कार दोस्तों, टेंस पार्ट 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके पहले हम समझते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्शन को एक्सप्रेस करता है, कोई भी एक्शन जब प्रेजेंट टाइम में एक्सप्रेस होता है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसे टेंस जो होता है टाइम प्लस एक्शन को मिलकर बनता है। आपको पार्ट 1 में मैं पहले से जिक्र कर चुका हूं। अब हम डायरेक्ट समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि पहचानेंगे कैसे भाई, इसकी पहचान क्या है, पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो समझिए, सबसे पहले पहचान हिंदी में इसकी पहचान है कि वाक्य के क्रिया के अंत में, जो भी वाक्य होगा उसकी जो क्रिया होगी उसके अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आएगा। ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मेन कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर इसमें हम यूज किसके साथ क्या, कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन होते हैं। सबसे जो डिफिकल्ट जो टेंस माना हमारे अकॉर्डिंग वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा उसको बाकी सारे टेंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो इसमें दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्या करेंगे, जिसे आपको पहचान में आ गया। चलिए, आपने पहचान लिया कि ये जो हमारा जो भी ट्रांसलेशन आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है वो क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब आपको पहचान में आ गया तो उसके बाद से अब नंबर आता है कि भाई इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, कौन सी मेन वर्ब लगाएं। तो यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, यानी कि इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्या करेंगे, तो इसकी कंडीशन ये है कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि V5 जिसको बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। कब, जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तब, पहली बात। और बच के आप कहेंगे सर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ की वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा दिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, तो समझिए, विद अदर ऑल सब्जेक्ट, विद अदर ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आप अब कहेंगे कि सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आएगा, ही सी इट। तो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा ही सी इट, नेम और किसी के साथ आपका सिंगल रिलेशन है। सिंगल रिलेशन जैसे माई ब्रदर, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई फ्रेंड, एक रिलेशन है ना, एक व्यक्ति के साथ। तो सिंगल रिलेशन है और किसी एक व्यक्ति का नाम है और ही सी इट आता है तो किस में आएगा, वो आपका आएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। जब ऐसी कोई भी चीजें सब्जेक्ट में आ जाती हैं तो उसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगा। उनके अलावा बाकी जितने भी बच गए सब्जेक्ट, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट था। अब आता है कंडीशन नंबर सेकेंड। आपको कंसेप्ट बहुत ही बारीकी से समझ में आएगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्या कंसेप्ट है, इन अदर ऑल सेंटेंसेस। ये तो था कि अफर्मेटिव के लिए दो कंडीशन थे, ठीक है ना। पहले कंडीशन में दो रूल थे हमारे अफर्मेटिव के लिए, लेकिन अब आता है कि इन अदर सेंटेंसेस, इन अदर सेंटेंसेस। इन अदर सेंटेंसेस से हमारा मतलब है जैसे कि अफर्मेटिव को छोड़ करके निगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि इसके अलावा यानी कि अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी ये कुछ कोई भी सेंटेंस ये आ जाते हैं जो अभी मैंने नाम लिया था, तो क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे
कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अब नेम चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। और विद अदर ऑल सब्जेक्ट, विद अदर ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आप कहेंगे सर आपने तो सारे रूल बता दिया, लेकिन अब इसका जरा यूज करके भी बताइए, यानी ट्रांसलेट करके। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, अब ट्रांसलेशन करके दिखाना आपको। इधर छोटा सा मैं थोड़ा सा करके करता हूं। देखिए जैसे एक का 6 बना के दिखाऊं, एक, चलिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं। विद सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। अब मुझे कैसे पता चला सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अब इसके बाद हमने टेंस पहचाना, तो टेंस ता हूं, ते हूं आ रहा है ना, ये देखिए ता हूं, ते हूं, ता है, ती है, ते हूं, जो भी कुछ आएगा ये लास्ट में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, तो पहचान में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे पहचान में आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे तुरंत हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमने रख दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे अभी मैं आपको बताया हूं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें ढूंढते हैं सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है, तब ढूंढेंगे वर्ब। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें किसके बारे में बात हो रही है, कौन काम को कर रहा है, मैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद से वर्ब क्या काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो ये होगी वर्ब। अब अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर आपको पार्ट 4 में मैं बताया हूं, वो है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पार्ट 4 में। यदि आप देखे नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देख लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश रखते हैं। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आपको एक नोट में बताया था, जब आपको पार्ट 3 पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया है कि किस टेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होगी। तो मैं आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तब अब नंबर आ गया मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। वो भी ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और आई है फर्स्ट पर्सन। तो मैंने क्या बोला था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, लेकिन जो आई है ये तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है नहीं, ये तो फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके बाकी सभी के साथ क्या लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी टीच हो जाएगी, आई टीच। मैं आपको पढ़ाता हूं, किस, अब क्या बच गया, आपको। तो आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। तो इसी तरीके से आप भी आसानी से ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। अब इसका निगेटिव बनाना है कि मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो निगेटिव हो गया, तो ये दोनों रूल इसमें काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो केवल अफर्मेटिव के लिए था। अब जब अफर्मेटिव को छोड़ करके बाकी कोई सेंटेंस हो जाएगा तो आपको कंडीशन नंबर 2 पे आना पड़ेगा, ठीक। तो मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, तो इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, देखिए मैं क्या बोला था पीछे पार्ट 4 में कि जब निगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, ठीक। तो आई, और आई आ गया तो क्या लगेगा, देखिए सेकंड वाले कंडीशन से क्या कह रहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज प्लस B1 लगेगा, लेकिन ये तो फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगना है, यानी कि केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज लगता है, बाकी सबके साथ डू प्लस B1 लगेगा। तो डू, आई डू, और उसके बाद से क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो आई डू नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो टीच का टीच ही हो जाएगा, आई डू नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, ठीक। यदि इसी का फर्स्ट इंट्रोगेटिव में बनाऊं तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दीजिए,
क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, तो इसमें क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख देंगे, तो बन जाएगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव। जैसे देखिए, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं। अब इसमें देखिए, क्या पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी पड़ेगी, यानी ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो मैं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है, डू लगनी है। तो डू आई टीच यू, डू आई टीच यू कैसे बना, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। आप जाके पार्ट 4 में देखिएगा निगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, सबसे पहले क्या आ गया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, इसमें मैं की इंग्लिश, उसके बाद से फिर मेन वर्ब, पढ़ाना इसमें मेन वर्ब है, लास्ट में जाकर के ऑब्जेक्ट यू की इंग्लिश। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी का निगेटिव बनाना होगा कि क्या मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, तो डू आई नॉट टीच यू हो जाएगा। इसी का सेकेंड इंट्रोगेटिव हो जाएगा कि मैं आपको क्यों पढ़ाता हूं, तो इसमें डब्ल्यू फैमिली की इंग्लिश जो होगी वो पहले लिख देंगे। तो वाई डू आई टीच यू, क्या मैं आपको क्यों नहीं पढ़ाता हूं, तो वाई डू आई नॉट टीच यू। तो इस तरीके से आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था वो यहीं पे था, इसको ध्यान से आप समझिए। दोबारा मैं आपको समझाता हूं कि पहचान, सबसे पहले कोई भी ट्रांसलेशन आपके सामने आता है तो उसकी पहचान कीजिए। हिंदी में कोई भी ट्रांसलेशन है तो उसकी पहचान कीजिए कि ये किस टेंस का है। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते, हूं, जो पहचान आ गया तो आप समझेंगे कि ये सेंटेंस कौन था। अब सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें से ये जो आपके 4 इसमें कंसेप्ट हैं, इन चारों के अकॉर्डिंग आप उसमें पुट कर देंगे, आपको आसानी से ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं एक बार और कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों पड़ा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऐसे एक्शन को बताता है जो प्रेजेंट टाइम में डेफिनिट हो। ये ऐसे एक्शन को बताता है जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो, डेफिनिट हो, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट मींस वर्तमान समय में, डेफिनिट माने डेफिनिट निश्चित हो, और टेंस माने टाइम और एक्शन को लेते हुए। तो जो टेंस प्रेजेंट टाइम में डेफिनिट एक्शन को बताता है उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आशा करता हूं आपको कंसेप्ट सारा बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, लाइव सेशन लेकर के मैं इसको क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।